महंगाई की बात करें। अभी आप पहले एक मिनट आप अपनी बात पर रहिए। पहले आपने अभी क्राइम को बोला, फिर आप महंगाई पे आ जाती हैं। आप क्राइम पे हैं या महंगाई पे हैं? महंगाई मैंने मना कब करी? मतलब आप कहती हैं, एक मिनट सुनिए, आप बहस मत करिए, तो सुनने की भी क्षमता रखिए और बोलने की भी क्षमता रखिए। मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ तो आपके अंदर भी इतनी काबिलियत, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप हमारी बात को सुने। आप अपनी बात पे नहीं रहते हैं, महंगाई से आप एजुकेशन पे आ जाते हैं, एजुकेशन से क्राइम पे आ जाते हैं। एक जगह टिके रहेंगे नहीं रहेंगे। आप भी मोदी जी की तरह हैं। ये आपके बेटे ने 12th के एग्ज़ाम दिए, इस बार दिए 12th के एग्ज़ाम दिए? आपका बेटा कितनी बार स्कूल गया बताइए? आप एक मिनट आप इंटरप्ट मत करिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। एक ये वो काले धन पे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास काले धन की वो बताते थे इतनी लंबी लिस्ट है, और वो पता नहीं कौन से तकिए में डाल के उन्होंने सील दी है कि वो आज तक वो काले धन की लिस्ट ही नहीं निकालते हैं। और मोदी जी के आने के बाद तो कोई घोटाला देश में हुआ ही नहीं है। और बात रही 15 लाख की, तो भाई 15 लाख अभी मोदी जी नहीं देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 15 लाख नहीं देंगे। 15 लाख आपके डबल हो रहे हैं। जैसे स्विस बैंक में देख रहे हैं ना, स्विस बैंक में काला धन डबल हो रहा है ना, तो 15 के 30 और 24 में इनके 45 हो जाएंगे। तो 45 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मोदी जी की तरफ से दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी आज खतरे में है और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसके पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण तो आप कह सकते हैं कि देश का किसान है। दूसरे नंबर का कारण जो हो सकता है वो उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट, और तीसरे नंबर का कारण है उत्तर प्रदेश के यंगस्टर्स, उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप बात करें, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने उत्तर प्रदेश को छोड़कर वहाँ वेस्ट बंगाल जाकर वहाँ पर इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं। अगर वो वेस्ट बंगाल की बजाय यहाँ उत्तर प्रदेश में ही रहते तो आज उत्तर प्रदेश की बजाय उत्तम प्रदेश बन गया होता। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखिए, वो वहाँ उत्तर प्रदेश को छोड़कर पश्चिम बंगाल पहुँच गए हैं, जिसके कारण अगर आप बात करें तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको उत्तर प्रदेश के बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के मुताबिक यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2016 से 2019 तक 20% वृद्धि हुई है, यानी योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद में 2016 से 2019 तक। यूपी में साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,011 मामले थे टोटल, जो 2018 में बढ़कर 59,445 हो गए। और आप अगर ये देखें कि ये मामलों में घटित नहीं हुए, इन मामलों में लगातार इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। आप 2019-2020 के आंकड़े को उठाकर देखिए, उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन के पास। और अगर आप बात करें यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस के पास तो भैया पहनने को हेलमेट्स भी नहीं है। वो सर पे स्टूल लगाते हैं। वो फ़ोटोज़ भी आपने देखी होंगी जिसमें शासन प्रशासन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर देता है। जबकि अगर उनके पास में वो साधन मुहैया होते तो वो सर पे लगाते, बट साधन ही मुहैया नहीं है, तो उसमें उन प्रशासन की गलती को ना देखकर उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की ही गलती को निकाला जाता है। क्या यही वजह है कि मौर्य जी भी कहते हैं कि अब मुझे प्रधानमंत्री होना चाहिए, रूठे रूठे दिखाई देते हैं? क्या यही है बार बार बैठे के लखनऊ से दिल्ली? यही कारण है, बहुत सारे कारण हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो बंगाल में जाकर कहते हैं कि बंगाल का हिंदू खतरे में है, बंगाल को सोनार बंगाल बनाया जाएगा। उसी बंगाल से अगर आप यूपी के लिटरेसी रेट की तुलना करें तो आप देख लीजिए कि वेस्ट बंगाल का लिटरेसी रेट है 77.08%, और दूसरी ओर आपके यूपी का एजुकेशन रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, 69.72%। ये आपके उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट है। मतलब आपको हिंदू खतरे में नज़र आ जाता है, लेकिन उन हिंदुओं के बच्चों की आपको पढ़ाई नहीं समझ में आ रही। दूसरी बात, आप यूपी की बात कर रहे हैं तो आपको यूपी की ही बात बताऊं। यूपी के अंदर अभी कुछ समय पहले जब सफाई कर्मचारी की वैकेंसियाँ निकलती हैं तो उसमें 60% से ज़्यादा PhD होल्डर उसके अंदर वैकेंसियों को फिल करते हैं। तो आप ये देखिए, PhD होल्डर जैसा व्यक्ति आज वहाँ जाकर वो वैकेंसियाँ भर रहा है सफाई कर्मचारी के लिए, तो कितने शर्म की बात है। SSC के स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिलती, SSC में लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम हो जाता है। दूसरी बात, 98% की आबादी वाला इजराइल और 133 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान आखिर क्यों इजराइल से हथियार खरीदता है? जबकि इजराइल आज़ाद हुआ 1948 में,
और भारत देश को आज़ादी मिली 1947 में। तो भैया उसके बाद भी आज भी हम 97% वाले इजराइल से हथियार खरीदते हैं। ऐसा क्यों? यूपी की जब बात आती है तो राम मंदिर की बात आती है। जी। पिछली बार यही वादा करके राम मंदिर बनेगा, भाजपा सत्ते में आई थी, आपको भी मालूम है। जी। फिर राम मंदिर की बात होती है, घोटाले होते हैं। तो इस बार जो धर्म, जो इमोशन जुड़ा हुआ होता है हिंदुओं का राम मंदिर से, वो किस हिसाब से देखेंगे? क्योंकि घोटाले आ रहे हैं। देखिए, देश के तमाम राम भक्तों के साथ में, उनकी आस्था के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इन लोगों ने राम को नहीं छोड़ा, और जो लोग हमें कथित गालियां देते हैं उन लोगों के लिए भी यही शब्द कहेंगे कि आप देश के मौजूदा मुद्दों को देखिए, देश में चल रही इस समय की आपदाओं को देखिए, देश में बेरोजगारी का जो संकट मंडरा रहा है उसको देखिए, देश के बॉर्डर पे बैठे देश के किसान को देखिए, देश के बॉर्डर पर शहीद होते देश के जवान को देखिए। क्योंकि आप ये समझिए, यूपी चुनाव के मध्य बैठक के चलते अभी जम्मू कश्मीर में हमारे देश के जो जवान शहीद हो रहे हैं उनको नहीं दिखाया जाता, हमारे देश के फौजी जो लगातार शहीद हो रहे हैं उनको नहीं दिखाया जा रहा है, हमारे देश के अंदर का एजुकेशन क्या हाल है वो नहीं दिखाया जा रहा है। हमारे देश में एक ऐसी जनरेशन पैदा हो चुकी है जो शिक्षा से पूर्ण रूप से वंचित है। क्योंकि आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे, उनके पास एजुकेशन है नहीं। क्योंकि सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो डरती है तो वो इन्हीं बिजनेसमैनों से, वो डरती है तो पढ़े लिखे लोगों से। और बात आई बिजनेसमैन की, तो आपको बता दूं कि एक बक्सवा जंगल है जिसको काटा जा रहा है, आपने सुना होगा सभी लोगों ने जी। एमपी के मध्य प्रदेश की ये घटना है, बक्सवा जंगल को काटा जा रहा है हीरो की खुदाई के लिए। तो आप एक बात बताइए, हीरे इस देश का गरीब आदमी तो पहनता नहीं, क्योंकि गरीब आदमी के पास खाने को रोटी नहीं है, तो हीरे कहाँ से आएंगे? तो ये हीरे की खुदाई जो हो रही है, आप ये सोचिए, गवर्नमेंट बोलती है पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, दो बात की बात करती है गवर्नमेंट, कि किसान की पराली से, उसकी पराली से इनको पॉल्यूशन नज़र होता हुआ नज़र आ जाता है। लेकिन जो ये प्लांट्स को काट रहे हैं, पौधों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे एक निश्चित समुदाय जो है वो पेड़ पर आश्रित है, उनका घर, उनका आवास उनसे छिन जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट इन पे बात नहीं करती। ठीक। काला धन डबल हो गया है स्विस बैंक में जी। अब कोई बात नहीं करता, चाहे वो रामदेव हो, चाहे कोई भी नेता हो भाजपा का। कैसे देखते हैं? देखिए, वो काले धन पे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास काले धन की, वो बताते थे, इतनी लंबी लिस्ट है, और वो पता नहीं कौन से तकिए में डाल के उन्होंने सील दी है कि वो आज तक वो काले धन की लिस्ट ही नहीं निकालते हैं। और मोदी जी के आने के बाद तो कोई घोटाला देश में हुआ ही नहीं है। और बात रही 15 लाख की, तो भाई 15 लाख अभी मोदी जी नहीं देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 15 लाख नहीं देंगे, 15 लाख आपके डबल हो रहे हैं। जैसे स्विस बैंक में देख रहे हैं ना, स्विस बैंक में काला धन डबल हो रहा है ना, तो 15 के 30 और 24 में इनके 45 हो जाएंगे। तो 45 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मोदी जी की तरफ से दे दिया जाएगा। ऐसी भी अनाउंसमेंट अगर मोदी जी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोदी जी के कोई वादे पूरे तो होते नहीं हैं। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार के हों, चाहे वो 100 स्मार्ट सिटी के हों, चाहे वो फिर वो 15 लाख के हों, चाहे वो काले धन के हों। जनता मानेगी इस बात को? जब जनता 15 लाख को एक्सेप्ट कर सकती है, जब जनता 2 करोड़ रोजगार को एक्सेप्ट कर सकती है, जब जनता इस देश के अंदर गरीबी को, इस देश के अंदर शहीद होते जवान को एक्सेप्ट कर सकती है, तो जनता इनकी, मोदी जी की इस बातों पर क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगी? करेगी, एक्सेप्ट डेफिनेटली करेगी। मोदी जी को भी जो ग्लोबल रैंकिंग हुई है, ग्लोबल रैंकिंग, उसमें भी उनका नंबर 1 स्थान है। तो हर चीज़ में मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, प्रथम स्थान पर आकर कुछ तो खूबी होगी ना इन नेताओं में। हाँ, आप लोगों की नज़र से देखें तो डेफिनेटली खूबी देखने को मिलती है। हमने कब मना करा कि खूबी नहीं है? आप एक दूसरी निगाह से देखते हैं, हम एक दूसरी निगाह से देख रहे हैं। अगर आप उनको सपोर्टेड करने की निगाह से देखें तो आपको एक नहीं 1 करोड़ खूबियाँ दिखेंगी। लेकिन हम यहाँ नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के लिए नहीं खड़े हुए। आप एजुकेशन लेवल की बात करिए, लिटरेसी रेट की बात करिए, अपराध क्राइम रेट की बात करिए, तो आप बताइए ना कि क्या खूबी है? खूबी ये है कि आपने क्राइम रेट को बढ़ाया है, खूबी ये है कि आज एक पिता अपनी बेटी को सड़क पे नहीं छोड़ सकता अकेले, ये खूबी है उत्तर प्रदेश की। 2014 से पहले नहीं था, ये मैंने आपको मना करा, 2014 से पहले नहीं थी। ये मैंने आपको मना करी। कितना इन्फ्लेशन रेट था 2014? नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट लेवल क्या था जो आज आप बात कर रही हैं? आप बताइए, आप सामने आके बताइए ना। आप क्यों नहीं देती इस सवाल का जवाब? है आपके पास इस सवाल का जवाब? अगर आप क्राइम रेट पे बात करती हैं तो आप क्राइम रेट का जवाब दीजिए। नेशनल क्राइम, एक मिनट, आपने महंगाई की बात करी। अभी आप पहले एक मिनट आप अपनी बात पर रहिए। पहले आपने अभी क्राइम को बोला, फिर आप महंगाई पे आ जाती हैं। आप क्राइम पे हैं या महंगाई पे हैं? महंगाई मैंने मना कब करी? मतलब आप कहती हैं, एक मिनट सुनिए, आप बहस मत करिए, तो सुनने की भी क्षमता रखिए और बोलने की भी क्षमता रखिए। मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ तो आपके अंदर भी इतनी काबिलियत, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप हमारी बात को सुने। आप एक बात मुझे बताइए, आप ये कहती हैं कि अगर 200 रुपये सरसों के तेल का दाम है
तो आप उससे एग्री हैं? 200 रुपये इस देश के अंदर एक रिक्शे वाला शाम तक नहीं कमा पाता है, जो वो 200 रुपये में सरसों का तेल खरीदेगा या रोटी में आटे का कट्टा खरीदेगा। आप मुझे बताइए। पहले मिलावटी था, अब मिलावट नहीं है ना, आपको क्लियर बताया। क्यों पहले आपके घर में नहीं बनता था, अब आपके घर में पिस रहा है आटा? क्यों मोदी जी कोल्हू पे बैठ के खुद तेल पीस रहे हैं अब, पहले नहीं पीसते थे? तो 2000 जो मोदी जी अभी बने हैं प्रधानमंत्री, 6 साल से क्या कर रहे थे? 6 साल से मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं, कृषि मंत्री एक्सेप्ट करते हैं कि मोदी जी पिछले 6 साल से इस देश की गरीब जनता को मिलावटी तेल खिला रहे थे? आप एक्सेप्ट करते हैं? आपके स्टेटमेंट से पूछ रहा हूँ। आपने एजुकेशन की बात की, अगर आप अपनी बात पे रहते हैं, महंगाई से आप एजुकेशन पे आ जाते हैं, एजुकेशन से क्राइम पे आ जाते हैं। एक जगह टिके रहेंगे नहीं रहेंगे? आप भी मोदी जी की तरह हैं। हाँ जी। अगर आपको एजुकेशन नहीं मिला होता तो अभी आप सवाल करते होते? तो मैं यूपी में रहता हूँ, कहीं भी रहता है, एजुकेशन मिला तो है। तो आप एक बात मुझे बताइए, आपके बेटे ने 12th के एग्ज़ाम दिए? इस बार दिए 12th के एग्ज़ाम दिए? आपका बेटा कितनी बार स्कूल गया बताइए? आप एक मिनट आप इंटरप्ट मत करिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। एक बात मुझे बताइए, अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में देखकर पेंसिल चलाना सीख सकता है, पेंसिल उसको चलाने के लिए उसके हाथ में पेंसिल पकड़ के चलानी सिखाई जाती है ना, ये ऑनलाइन क्लासेस में आपका बेटा सीख जाएगा। और ऑनलाइन आप क्लासेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, आप तो सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए लोग हैं, और आप इस तरीके की बात करते हैं। एक बात मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पे हर 1 मिनट पे कोई गलत प्रकार का नोटिफिकेशन आता है तो उससे बच्चों के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप खुद सोच के देखिए। मजबूरी में दी गई है ना, मजबूरी में वो चलाई गई है। मतलब दारू के ठेके खुले तो वो मजबूरी नहीं है, चुनावी प्रचार हो तो वो मजबूरी नहीं है, लेकिन अगर स्कूल खोल दिए जाएं तो मजबूरी है ना? यही कहना चाहते हैं ना? मतलब आप कहते हैं दारू का ठेका खुला तो सही है, ठीक है, चुनावी रैलियां हो रही हैं तो सही हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुलने चाहिए। शायद आप जैसे लोगों के कारण आज ये देश पीछे है। रामदेव बाबा ने भी अपने सारे पतंजलि स्टोर खड़े किए हैं, डबल होती जा रही है इनकम जी। तो स्वदेशी कह के कब तक ऐसी चलेगा? बाबा रामदेव जो योग करते थे आज खुद बिजनेसमैन कर रहे हैं, और पूरे देश की जनता के पेट में कुछ बचा ही नहीं है तो योग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता के पास खाने को रोटी नहीं है तो वो वैसे ही अपने आप फिट है। और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि भैया लोग वापस बाइकें छोड़कर साइकिल पे आ रहे हैं। तो भाई बाबा रामदेव जैसे लोगों की तो इनकम दिन रात दिन चौगनी बढ़ गई। जो काले धन की बात करते थे, मुझे लगता है काला धन इन लोगों ने आपस में ही डिवाइड कर लिया है, तो देश की जनता के पास और देश के पास तो कुछ नहीं आया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।